हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चैनल में यूपी सचिवालय एवं सेवक भर्ती से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यानी कि इसका जो भी सिलेबस है, इसका सिलेबस है आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी। तो सामान्य ज्ञान में आपके 10 टॉपिक हैं और हिंदी में 6 टॉपिक हैं। तो सामान्य ज्ञान के अभी तक 5 टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और हिंदी का एक वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी विलोम शब्द का। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे यानी कि सामान्य ज्ञान का छठा टॉपिक। जी हाँ, कौन सा छठा टॉपिक? भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो आपका 2 पार्ट में आएगा। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, उसके बाद आपका पार्ट सेकंड अपलोड किया जाएगा एक बाद। तो इसके पहले 5 वीडियो कौन कौन से आ चुके हैं? तो विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की राजधानियों एवं राष्ट्राध्यक्षों के नाम, संवैधानिक पदधारकों के नाम, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों, उनके राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के नाम, महत्वपूर्ण पर्वतों एवं नदियों के नाम और ये 5 वीडियो आज जरूर से जाकर के देख लें और हिंदी का विलोम शब्द वाला वीडियो भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। हम लोग इससे देख करके मोटिवेट होते हैं कि आपको ये हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइक और शेयर जरूर से किया करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या आपकी कृषि पर निर्भर है रोजगार के लिए। यानी कि आप चाहें वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर वो कृषि पर निर्भर है। 50% से अधिक जनसंख्या, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वो है फसलों के प्रकार। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कौन कौन से आपके फसलों के प्रकार हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें फसलों के प्रकार में, नंबर 1 में रबी की फसल। जी हाँ, पूछ लिया जाता है कि रबी की जो फसल है कब बुआई की जाती है और कब इसकी कटाई की जाती है और इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं। कभी कभी एक फसल का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि कौन से प्रकार में आपकी ये फसल आती है। तो बात कर लेते हैं रबी की फसल के प्रकार के बारे में। तो इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है। यानी कि अभी आपका जो जिस फसल की बुआई की जा रही है वो रबी के फसल की ही बुआई की जा रही है और कटाई कब हो इसकी? मार्च से अप्रैल के महीने में इसकी कटाई होने लगती है। तो इसमें अंतर्गत आने वाली कौन सी फसलें हैं? प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि की बुआई की जाती है। अच्छा, जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गेहूं किस फसल के प्रकार में आता है, किस फसल के अंतर्गत आता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है तो आप टिक कर देंगे आसानी से, रबी की फसल के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं खरीफ की फसल। इसकी बुआई आपकी जून जुलाई महीने में की जाती है और इसकी जो कटाई है इसको काटना शुरू किया जाता है अक्टूबर या नवंबर महीने में इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें हैं चावल यानी कि धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल इत्यादि। ये सभी आपकी खरीफ वाली फसलें हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका धान के बारे में कि धान किस फसल के अंतर्गत आता है। तो आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड, जायद। तो जायद जो है आपका मार्च से अप्रैल के मध्य इसकी बुआई की जाती है और इसकी जो कटाई है वो जून से जुलाई के मध्य की जाती है। इसके अंतर ज़्यादातर आपके सब्जियां आते हैं या फिर जो आपके सलाद में आइटम आप लोग यूज़ करते हैं वो आते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरीके से जो भी आपके ये आइटम हैं इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख फसलों के उदाहरण है। तो आपने 3 टाइप देख लिए, रबी, खरीफ, जायद। रबी सर्दियों वाली फसल है, खरीफ गर्मियों वाली फसल है या फिर यूं कहें कि बरसात के बाद वाली फसल है और जायद जो है आपकी गर्मियों वाली फसल है। आपने देख लिया इसमें प्रमुख फसलें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप इनको दिमाग में रखें, आपको आसानी रहेगी और इनसे क्वेश्चंस आपका बन सकता है। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा करके वहाँ पर आप डिटेल से किसी भी टॉपिक्स का डिस्कशन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फसलों की किस्म के बारे में। जी हाँ, वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स। जी हाँ, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रमुख फसलें आपको नाम दे देगा और उनकी वैरायटीज़ का ऑप्शंस में नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें
कौन सी किस्म है संबंधित फसल से। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने 5 फसलें ली हैं। तो यहाँ पर धान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? जया, साकेत, पूसा, सुगंधा, गोविंद, कावेरी इत्यादि आपकी ये फसलें हैं जो धान की किस्म के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, ये जो धान की किस्में हैं मैंने आपके लिखे, आपको लिए इम्पॉर्टेंट है। गेहूँ जो फसल है इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? मैक्रोनी है, सोनारा 64 है, लार्मा रोजो और एक्सेट्रा, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। किसकी? गेहूं की। मक्का की प्रमुख वैराइटीज़ देख लेते हैं। प्रताप, पूसा, अली, गिरजा, शंकर 5 आदि ये हैं मक्का की किस्में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चौथा नंबर अरहर की प्रमुख किस्में हैं पारस, अमर, पूसा 16, मालवी इत्यादि। नंबर 5 चना यानी कि ग्रैम। तो ग्रैम की प्रमुख वैरायटी कौन कौन सी हैं? विशाल, राधे, सम्राट, उदय एक्सेट्रा आदि ये प्रमुख किस्में हैं प्रमुख फसलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कृषि विधि और तकनीक के बारे में। जी हाँ, कृषि किस किस प्रकार से कृषि की जाती है, जैसे कि आप सुनते हैं मिश्रित कृषि के बारे में, है ना, झूम कृषि के बारे में, सस्य गहनता के बारे में। इस प्रकार की जो भी आप कृषि से संबंधित टर्म सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो टर्म यूज़ किया जा रहा है ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी दे देता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या आता है या कैसे की जाती है, तो आपको ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप टिक कर पाएंगे। कृषि विधि और तकनीक में आपका पहला पॉइंट है मिश्रित कृषि। किसे कहते हैं? इस विधि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं है कि एक फसल के साथ कोई अन्य फसल बो दी गई, यानी एक साथ काफ़ी सारी, एक ही खेत में एक साथ काफ़ी सारी फसलें बो दी गई तो मिश्रित हो गया। नहीं, मिश्रित का मतलब है यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, वही आपकी मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है सस्य गहनता। क्या है? एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सस्य गहनता कहलाती है, यानी कि आप एक साल में कितनी फसल उगाते हैं एक खेत में। जी हाँ, 2, 3, 4, 5 कितनी फसल उगाते हैं उसको ही सस्य गहनता कहा जाता है। किसी पॉइंट को लेकर आपके दिमाग में सवाल आता है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। परती छोड़ना, जो भी गांव से संबंधित जो व्यक्ति संबंधित होगा वो इसको आसानी से समझ जाएगा इस टर्म को। परती छोड़ना यानी भूमि को समय समय पर कुछ अवधि के लिए खाली छोड़ देना, जिससे कि उसकी उर्वरकता बरकरार रहे और उस पर कुछ समय बाद फिर से खेती की जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? परती छोड़ना, भूमि को समय समय पर कुछ अवधि के लिए खाली छोड़ देना। नेक्स्ट है सोपानी कृषि। ये क्या है? मृदा अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली कृषि है। जी हाँ, पहाड़ों में आप कैसे खेती करेंगे? तो सीढ़ीदार खेत बना दीजिए, जिससे कि आपको फसल करने में आपको आसानी होगी, कृषि करने में आपको आसानी होगी। इसको हम सोपानी कृषि कहेंगे। और इसमें एक फ़ायदा और मिलेगा, जब आप सीढ़ीदार खेत बना देंगे तो जब बारिश होगी तो पानी आपका धीरे धीरे नीचे आएगा, एकदम से ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इससे कि फसल को भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं झूम कृषि। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरता की पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। यानी कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक भूमि पर खेती की 2 साल के लिए, उसको खेती योग्य भूमि बनाया, फिर उस पर खेती की और उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह पर खेती करने लगा। तो वो जो छोड़ दिया जिस भूमि को, वह उस भूमि ने फिर से पुनः से अपनी उर्वरकता प्राप्त कर ली और वो भूमि फिर से एक अच्छी उपज वाली हो जाती है। तो यही है झूम कृषि। तो इस कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरता की पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। यही आपकी झूम कृषि है। क्या आपको पता है कि झूम कृषि कहाँ की जाती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं निर्वाहक कृषि। क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मानव तथा पशु बल का प्रयोग कर पारंपरिक ढंग से घरेलू मांग की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि निर्वाहक कृषि कहलाती है। यानी कि जिससे आपका घर का केवल निर्वाह हो सके। जी हाँ, उसको ही बस कृषि निर्वाहक कृषि कहते हैं। और कोई भी अन्य आप काम ना कर सकें, केवल घर का एक खर्चा पानी या निर्वाह कर सकें, उसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। एक पुरानी पद्धति है ये निर्वाहक कृषि।
नेक्स्ट निगमित कृषि। जी हाँ, निगमित कृषि क्या है? इस प्रणाली में खेती पर अधिकतम प्रभाव निगम या कंपनी का होता है, यानी कि ठेके पर कंपनी, एक कंपनी आएगी, वो आपसे कहेगी कि आप ये फसल बोइए और हम आपको एक फिक्स रेट देंगे। चाहे उस समय जब फसल की कटाई हो जाए, कटाई उटाई करके जब फसल आपका या जो भी खाद्यान्न है आपका घर आ जाए, उस समय कुछ भी हो, चाहे रेट आपका डाउन हो या रेट अप हो, यानी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। वो कंपनी या वो ठेकेदार आपके लिए पहले से ही रेट फिक्स कर दिया है, तो उसी के अनुसार उसको वो खरीदेगा। तो यही है निगम या कंपनी। निगमित कृषि आपकी यही होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जैविक कृषि क्या है? बिना रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशक के स्थान पर जैविक उर्वरक एवं प्राकृतिक कीटनाशक के प्रयोग से की जाने वाली कृषि है। यानी कि बिना किसी कोई केमिकल का यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल युक्त कीटनाशक का बिना प्रयोग किए हुए जैविक उर्वरक का प्रयोग करें और प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करके तैयार की जाने वाली कृषि आपकी जैविक कृषि कहलाती है। जी हाँ, जैविक उर्वरक क्या होता है? जैसे कि आपकी गोबर की खाद है। जी हाँ, गोबर की खाद आप जैविक उर्वरक उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से कृषि की जाने वाली आपकी जैविक कृषि कहलाती है। भारत का आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्णतः जैविक कृषि करता है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से के पास में ही आपका वो राज्य है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, जीएम फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पौधों के जीन में कृत्रिम बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न फसल जीएम फसल है। जैसे कि मैंने आपको नाम से ही बताया, क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे कि आपका बीटी कॉटन है या फिर बीटी बैंगन है इत्यादि। तो ये सभी आपके जीएम फसल के उदाहरण हैं। और जीएम फसल आप समझ रहे होंगे कि कोई फसल है या कोई पौधा है, उसके जीन में आपने चेंजेस कर दिए और एक नई फसल को या फिर उच्च पैदावार फसल को बना लिया, उसी को कहेंगे जीएम फसल। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके जो अभी बनाए जा चुके हैं? बीटी कॉटन और बीटी बैंगन। बीटी का तात्पर्य क्या है? बैसिलस थूरीजेनेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थूरीजेनेसिस, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को तैयार करने के लिए यूज़ किया गया, इसीलिए बीटी कॉटन और बीटी बैंगन। बीटी कॉटन का उत्पादन भारत में किया जाता है और अन्य किसी फसल का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बागानी कृषि। बागानी कृषि क्या है? इसके अंतर्गत चाय, नारियल, रबर, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च आदि की फसलें की जाती हैं। जी हाँ, इसको एक प्रकार से आप व्यापारिक कृषि में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप इन सभी से अपना व्यापार कर सकते हैं। चाय, आप पूरी चाय तो घर में यूज़ नहीं कर लेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ही, व्यापार करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो आपका व्यापारिक कृषि में भी आ जाता है। तो ये हैं बागानी कृषि के कुछ उदाहरण कि बागान में आपका क्या क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब भारत में हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। आप कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर से हरित क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि के मदद से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। जी हाँ, आपकी जितनी भी फसलें थीं उनमें कुछ नए बीजों को ला करके, कुछ अच्छे रसायनों को प्रयोग करके सिंचाई को किस तरीके से करें, इस तरीके से आपकी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जी हाँ, किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुई थी। कब? 1960 के दशक में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल गेहूं है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को मिला था हरित क्रांति के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। आपने ऊपर हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, किससे? फसल से संबंधित है।
तो आप इससे जो भी आपकी खेती से संबंधित क्रांतियां हैं या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी क्रांतियां इंपॉर्टेंट हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस हैं, उनको उनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो हरित क्रांति के बारे में भी मैंने आपको बताया, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास से संबंधित है। कौन सी आपकी? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है, क्योंकि समुद्र आपको कैसा दिखता है? नीला। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे कि आपके सरसों हैं, इस प्रकार से आपके जिनसे भी तेल निकलता है उनको पीली क्रांति के अंतर्गत रखते हैं, तिलहन के अंतर्गत रखते हैं। गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु। गुलाबी क्रांति कहीं कहीं पर आपको झींगा उत्पादन या झींगा उत्पादन में वृद्धि करने से भी संबंधित मिल जाएगा आपको। तो गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु लाई गई। भूरी क्रांति, जो भूरी क्रांति है वो आपका 3 चीज़ों से रिलेटेड है। ऊन, चमड़ा तथा उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना भूरी क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देना लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि हेतु गोल क्रांति प्रसिद्ध है आपकी। गोल्डन क्रांति, अगर आपसे पूछा जाता है गोल्डन क्रांति किससे संबंधित, तो फल, सब्जी तथा शहद उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु गोल्डन क्रांति फेमस है। नेक्स्ट रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन, तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसे अंडा एग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके भारतीय कृषि से संबंधित, जो आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपका पार्ट फर्स्ट है और अभी एक दिन के अंतराल में आपका पार्ट सेकंड भी आएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, एग्जाम के पहले आपके सभी टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीके आपकी इसलिए लेट आ रही है क्योंकि अब जो आपके बाकी 5 टॉपिक्स बचे हैं वो काफ़ी 2 या 3 या 4 पार्ट में कवर होंगे, तो उसमें आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन आप टेंशन न लें, आपके सभी वीडियो ज़रूर से आएंगे। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे लाइव आना चाहिए, तो उसमें काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। अगर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप उसी कम्युनिटी टैब पर जा करके उसी पोस्ट पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से किया करें। मैंने पहले ही बता दिया कि लाइक और शेयर करने से क्या होता है। और आपने बाकी के 5 वीडियो नहीं देखे हैं और हिंदी का भी एक वीडियो, यानी कि टोटल 6 वीडियो आ चुके हैं यूपी सचिवालय अन्वेषक भर्ती से संबंधित, तो उनको भी जा करके ज़रूर से देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।